नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 8 साल, सिर्फ 8 साल में एक पार्टी की आधारभूत संरचना बदल देना, उसका सामाजिक आधार बदल देना, उसका भौगोलिक आधार बदल देना और उसका चुनावी जो जीत का रिकॉर्ड है, चुनावी जो सफलता का रिकॉर्ड है, उसको बदल देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, 2 लोगों की, इन 2 की नेताओं की जोड़ी ने वो चमत्कार किया है जो भारतीय राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि गांधी परिवार की ही बात करिए अगर, तो 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, तब से 24 साल हो गए। पार्टी माँ, बेटे और बेटी के पास है। क्या बदलाव आया है? पार्टी का ग्राफ ऐसे बढ़ा और फिर ऐसे नीचे गया और नीचे ही जा रहा है। और उसके बाद जब पार्टी मिली है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो कैडर निराश था, उसका समर्थक हताश था और स्वयंसेवक घर बैठा हुआ था। जो वैचारिक आधार पर पार्टी से जुड़े थे वो पार्टी से निराश हो चुके थे। उनको लग गया था कि ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों की ही तरह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो जब आशा का दीपक बुझ जाता है, तब फिर समाज को जोड़ना, खड़ा करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश होता है। तो एक उम्मीद बनकर आते हैं, एक सपना बनकर आते हैं, सपना दिखाते हैं और उस सपने के आधार पर पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को खड़ा करते हैं। और उसके बाद जो होता है वो उसे सिर्फ चमत्कार ही कहा जा सकता है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी? भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्यवर्ग की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी थी, छोटे जो है बिजनेसमैन की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी थी। केवल कर्नाटक की बात छोड़ दें, दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक में उसका उभार काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। 2008 में सरकार भी बन चुकी थी। इन परिस्थितियों से पार्टी को आज इस जो स्थिति है, कल्पना कीजिए 2014 से पहले क्या स्थिति थी। 110-112 सीटें लोकसभा की थी, वहाँ से सीधे 283 सीटें, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के नेताओं ने, जो पहली दूसरी पीढ़ी के नेता थे, उन्होंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लक्ष्य हासिल करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया अपने बूते। और क्या किया इन 8 सालों में? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी से पश्चिमी भारत की पार्टी, पश्चिमी भारत से पूर्वोत्तर की पार्टी और पूर्वोत्तर की पार्टी से पूर्व की पार्टी, यानी पूर्व में 3 राज्यों को मुख्य तौर से मान लीजिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। और उत्तर भारत में जो पार्टी का जनाधार जहां एक तरह से रॉक बॉटम पर पहुंच गया था, 3 राज्यों को छोड़कर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में हालत ये थी कि पार्टी की 9 लोकसभा सीटें थी और विधानसभा में उसकी स्थिति उससे भी दयनीय थी। तो पार्टी को पहले सवर्णों की पार्टी से अति पिछड़ों की पार्टी बनाया, दलितों की पार्टी बनाया, आदिवासियों की पार्टी बनाया। तो ये सामाजिक समूह इतना बड़ा जोड़ना केवल 8 साल में, और जोड़ना ही ऐसा नहीं कि कोई बाढ़ आई और उसमें पानी आ गया, उसमें जुड़ गया, जो पहले होता था भाजपा के साथ, कि कोई जो है इस तरह का भावनात्मक मुद्दा आया, कुछ लोग जुड़ गए, उसके बाद जैसे ही वो ज्वार ठंडा पड़ा, लोग वापस लौट गए। स्थायी रूप से जोड़ दिया। आज से 8 साल पहले जो पार्टी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, अब वहाँ अति पिछड़ों का, दलितों का और सवर्णों का वर्चस्व है। कितना है? 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जीते हैं लोकसभा सदस्य, उनमें से 69% पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग से आते हैं। देश में इन तीनों वर्गों की लगभग इतनी ही आबादी है।
तो आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये वर्ग जुड़े और जो पहले साथ थे वो छोड़ गए, ये बिल्कुल नहीं हुआ। जो पहले साथ थे वो साथ बने रहे और नए लोगों को जोड़ा। पार्टी शहरी मध्य वर्ग की पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान ग्रामीण पार्टी के तौर पर है। ये जो मैं आंकड़े आपको देने जा रहा हूँ, अब ये मेहता और सिंह जो सोशल इंडेक्स बनाया है दो लोगों ने मिलकर, उससे देने जा रहा हूँ। दोनों सोशियोलॉजिस्ट हैं, सामाजिक विषयों पर लिखते हैं और इस तरह के जो है अध्ययन करते रहते हैं। नाम है नलिन मेहता और संजीव सिंह। इन्होंने इंडेक्स बनाया है। इनके मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में केवल 16% सीटें ऐसी थीं बीजेपी की जहां उसको 40% वोट मिले। 2014 5 साल, यानी नरेंद्र मोदी 2013 में आए, उसके बाद 14 का चुनाव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लड़ा। 2014 में ये 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर 57% हो गया। और 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में ये 74.8% हो गया। ऐसी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट मिले। ये जो मैंने आंकड़े दिए, ये उत्तर भारत की जो लोकसभा सीटें हैं उनके हैं। 235 सीटें उत्तर भारत में आती हैं, उनमें से 127 ग्रामीण सीटें मानी जाती हैं। ये उन सीटों का आंकड़ा है जहां बीजेपी की सिर्फ 16% सीटों पर 40% वोट थे। अब वो 74.8% सीटें ऐसी हैं जिन पर 40% या उससे ज़्यादा वोट है। इसी तरह से शहरी सीटों में 2009 में केवल 13.9% सीटों पर उसे 40% वोट मिले थे और 2014 में 82.4% और 2019 में 94.9% सीटों पर उसे 40% वोट मिले। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शहरी इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी, सवर्णों में भी, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों में भी, शहर में भी, गांव में भी। और 2013 से 2019 के बीच में केवल लोकसभा के 2 चुनावों में ये सामाजिक समीकरण नहीं परिलक्षित होता, बल्कि संगठन में भी इसी तरह का बदलाव हुआ। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी को बनियों और छोटे और मझोले जो व्यापारी हैं उनकी पार्टी माना जाता था। जो समाज का वंचित वर्ग है वो कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस से उस वंचित वर्ग को ले आना अपने साथ। देखिए, जो सामाजिक समुदाय हैं उनमें बदलाव बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी कठिनाई से होता है और बहुत धीरे धीरे होता है, आदत बन जाती है। जिस पार्टी को, जिस नेता को पसंद करते हैं, लंबे समय तक पसंद करते रहते हैं, उसको बड़ा लॉन्ग रोप देते हैं, गलती करता है फिर भी साथ देते हैं। तो ये बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया वो बदलाव बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से हुआ है। तो अब बीजेपी वंचित वर्ग की पार्टी हो गई, गरीबों की पार्टी हो गई है। और एक नई चीज़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय पार्टी है। सबसे ज़्यादा जनाधार महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी का है। ख़ासतौर से ग्रामीण महिलाओं में जो क्रेज़ है नरेंद्र मोदी का, वो इस देश में किसी नेता का नहीं हुआ। इंदिरा गांधी का एक समय था, उनके अलावा नेहरू का भी नहीं था, राजीव गांधी का भी, किसी भी नेता का नाम ले लीजिए इंदिरा गांधी के सिवाय, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद भी महिला थी, इसलिए महिलाओं में उनके प्रति आकर्षण ज़्यादा होना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ऐसे संगठन से आते हैं, जो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसको पुरुष प्रधान माना जाता, उस पार्टी के नेता का महिलाओं में लोकप्रिय हो जाना इतना कोई मामूली बात नहीं है। और ये सब केवल मोदी के भाषण से, आश्वासन से, सपने दिखाने से, इससे नहीं हुआ। ज़मीन पर जो काम हुआ उससे हुआ। अब देखिए, डीबीटी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आई, जिससे भ्रष्टाचार रुका, जिससे जो है ये जो बिचौलियों का बोलबाला था वो रुका, उसमें किस तरह का परिवर्तन आया। 2013 में 2013 में 10.8 करोड़ लोग थे, यानी 10 करोड़ 80 लाख लोग डीबीटी के दायरे में आते थे। और 2018-19
2018-19 में ये 7 गुना बढ़कर 76.3% हो गया। और इसमें जो है कैश के अलावा काइंड भी अगर जोड़ लें तो ये 49 टाइम्स बढ़ गया। ये डिलीवरी जो है इसने भरोसा दिलाया। ये भाषणों ने, आश्वासनों ने और जो है पार्टी के मैनिफेस्टो ने इसने नहीं दिलाया। ये जो ज़मीन पर डिलीवरी हुई उसने ये बड़ा परिवर्तन किया। और मोदी की इन 8 सालों की उपलब्धि के रूप में चुनावी उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी नज़र में है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो लंबे समय तक आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ के लोगों को लगता था कि दिल्ली हमारी उपेक्षा करती है। दिल्ली वाले या मतलब नॉर्थ वाले या देश के बाकी हिस्से के लोग हमको अपना नहीं समझते, अलग समझते हैं। जिस तरह का फोकस डेवलपमेंट, जिस तरह की फोकस पॉलिटिक्स उन्होंने की, उसका असर ये हुआ कि 2016 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से किसी राज्य में भाजपा की कभी सरकार नहीं बनी। एक केवल वो अपवाद है 2003 में जब अरुणाचल में थोड़े समय के लिए बन गई थी, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस दौर को छोड़ दे तो कभी नहीं बनी। आज स्थिति यह है कि 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी की अपनी या मिलीजुली सरकार है। और केवल सरकार नहीं बनी इतना नहीं था, बीजेपी इन राज्यों में कभी किसी राज्य में नंबर 2 पर भी नहीं आई। उसके अलावा आप देखिए उड़ीसा में जिस तरह से पार्टी का विस्तार हुआ है, हालांकि जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल में लगभग 0 से नंबर 2 की पार्टी बन गई। इसी तरह से त्रिपुरा में 0 से सीधे सत्तारूढ़ पार्टी बन गई। असम में कभी सरकार नहीं बनी, लेकिन अब दूसरी बार सरकार बन गई। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो पार्टी को खड़ा किया गया है, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये अध्ययन का विषय है, सीखने का विषय है कि पार्टी को किस तरह से, पार्टी संगठन को। अब देखिए ये सब होता है जब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। ऐसा नहीं होता कि संगठन में आपने कुछ बदलाव कर दिया या सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव कर दिया उससे जो है सब कुछ बदल जाएगा। सब मिलजुल कर जब करते हैं, एक साथ एक निष्ठ जब प्रयास होता है, तब उसका नतीजा दिखाई देता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तित रूप में आज भारतीय जनता पार्टी जो इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें अजेय बन गई है। लोकसभा की दृष्टि से, राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूँ। 2024 में उसके सामने कोई है नहीं। 2014 में एक आशंका थी, 2019 में एक नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी जा रही है। ज़मीन पर ऐसा नहीं था, लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हो गए। आज 2024 को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो 303 सीटें हैं इससे ज़्यादा होंगी कि नहीं। केवल 8 साल में इतने बड़े परिवर्तन, और मैं जो काम हुआ है बाकी उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। चाहे राम जन्मभूमि पर जो है श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, 370-35 से हो, 3 तलाक का कानून हो, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में जिस तरह की आत्मनिर्भरता आई है, हम नेट इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर हो गए हैं। थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ कह रहे थे कि 2029-30 तक भारत 8 लाख करोड़ के रक्षा उपकरण का निर्यात करेगा। आप सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। लगातार ऐसे हथियारों की और सामानों की सूची बढ़ती जा रही है जिनके इंपोर्ट पर बैन लगता जा रहा है कि देश में ही बनेंगी। अब दूसरे देश जो है वो भारत से जो है हथियार खरीदना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। जब यूरोप के देश एनर्जी की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जब गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं चावल और गेहूं खरीद रही हैं हमसे, तब हम सऊदी अरब से 2000 टन सोना खरीद रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है संगठन के स्तर पर, गवर्नेंस के स्तर पर, सामाजिक आधार के स्तर पर, भौगोलिक विस्तार के स्तर पर, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी की कार्य संस्कृति और अमित शाह के संगठन कौशल को जाता है। जहाँ जो भी स्ट्रेटजी है उसमें डिफेंसिव होने की तो बात ही नहीं है, एग्रेसिव कितना होना है इसका सवाल है।
और लगातार ये बदलाव हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब उपलब्धि हासिल करने के बाद आराम से बैठ गए हों या बहुत कर दिया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी काम ऐसे हो रहा है जैसे अभी शुरुआत हुई है और बहुत दूर जाना है। अभी तो कुछ हासिल किया ही नहीं है। जो काम करने की रफ्तार है, जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से काम हो रहा है, उससे ऐसा ही लगता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से विस्तार का काम अभी लगातार चल रहा है, जिन क्षेत्रों में सरकार में है वहाँ भी, जिन राज्यों में, जहाँ नहीं है वहाँ भी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हराना, मैं कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद की जो कांग्रेस थी उसकी जिस तरह की हेजमनी थी, वर्चस्व था, उससे बड़ा और उससे ज़्यादा शक्तिशाली वर्चस्व बनने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।